this is here you can say these are the factors. Fear is also a factor. Violence is also a factor that make our action non-human. And then habit and temperament. Habitual behavior is not, हमें सोच समझ के काम करना चाहिए. कोई हैबिट मैंने डेवलप कर लिया बोलने का, खाने का, बैठने का, तो उसको अवॉइड करना चाहिए. हमें कोई भी ऐसे हैबिट नहीं डेवलप करना, हैबिचुअल काम नहीं करना चाहिए कि उसको सोच समझ के करना चाहिए. टेम्परामेंट, एवरी पर्सन हैज अ पर्सनैलिटी का टेम्परामेंट अलग अलग. कोई गुस्सेला होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव बोलने वाला होता है. तो टेम्परामेंट्स को भी हमें साइड रखना है. एंड हमें जो चीजें हैं रेशनल ग्राउंड पे अपने व्यवहार को ढालने हैं. एंड पैथोलॉजिकल स्टेट, पैथोलॉजिकल स्टेट रिफर्स दैट बीमार स्थिति. यदि आप मेंटल और फिजिकल, यदि आप इल हो, बीमार हो, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी है. शारीरिक रूप से जो अंधा है या विकलांग है या बहरे हैं, वह पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी है. और चूंकि विकलांगता है जिसके कारण वह कई बार गलत काम कर बैठते हैं. So whenever you are not the normal state, you are a pathological personality. So definitely it is a more chances liable that you will indulge in immoral or non-human activity, inhuman activity. तो ये देखेंगे, ये सारे जो चीजें हैं, ये पॉइंट, ये मेक आवर एक्शन नॉन ह्यूमन, ह्यूमन एक्शन को नॉन ह्यूमन बना दे. और गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर. सर नॉलेज में कॉन्शियसनेस भी आ जाएगा? हाँ, नॉलेज में कॉन्शियसनेस भी आ जाएगा. यदि नॉलेज है तो डेफिनेटली है कि उसमें चेतना का विकास होगा. यस सर. ठीक, अब आगे का पॉइंट है. अब आओ दिस पॉइंट, डायमेंशन ऑफ एथिक्स. डायमेंशन ऑफ एथिक्स हियर, फर्स्ट मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स, it is concerned of with the nature of ethical theory. अब इसका जो मेन पर्पस है, ये व्हाट एवर द एथिकल थ्योरी, जो भी थ्योरीज हैं जिसपे एथिक्स डिसाइड होते हैं, चाहे डियोंटोलॉजी हो, टेरियोलॉजी हो, कोई वैल्यूज अप्रोच हो, वर्च्यू अप्रोच हो, इंडिविजुअल अप्रोच हो एथिक्स का, तो उसको ये क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड है. इट एड्रेस द क्वेश्चन व्हाट इज गुडनेस. अब जब हम कहते हैं कि व्हाट इज अच्छाई क्या है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीजों से जुड़ा हुआ है. तो उसको मेटा एथिक्स डिफाइन करता है कि क्या पैरामीटर्स हो सकता है, गुडनेस अपने आप में है क्या, और गुडनेस को डिसाइड करने का क्या पैरामीटर्स हो सकता है, और वह कौन कौन सा ग्राउंड है जिसपे हम गुडनेस को हम तय करते हैं. सो दिस इज हियर. फिर मेजर मेटा एथिकल थ्योरीज आर, इसमें नेचुरलिज्म आता है. नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृति या प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करता है. नेचुरलिज्म की मतलब गुडनेस यदि कभी भी ये कहता है कि नेचुरल, आदमी को नेचुरल, नेचर, हर एक चीज में प्रकृति को ले आता है. प्राकृतिक स्वभाव मनुष्य का एक नेचुरल नेचर होता है. उसी तरह से एक नेचुरल वर्ड है. तो हम हमेशा से एक नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते. नेचुरलिज्म को, वो रियलिटी है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ट्रुथ है. तो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता है, प्राकृतिक चीजों से ही गुडनेस आती है. इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो धर्म है, रिलीजन है, उन चीजों से कैसे इंस्टीट्यूशन कैसे बना. बताओ कि आज फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है. मैंने बताया था कि पहले ये इंस्टीट्यूशन नहीं था, क्योंकि कोई चीज जब लंबे समय से हजारों साल बाद जाकर के एक इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप होता है, जब धीरे धीरे आदमी को उपयोगिता लगने लगता है, तो धीरे धीरे एक छोटे लेवल से शुरू होकर के तब जाकर के वह लंबे समय के बाद सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है. रिलीजन ऐसे नहीं बना. रिलीजन के पहले हजारों वर्ष लगे होंगे. एक जादू था, टोना था, अगस्त कॉम्ट ने जो डिफाइन किया है, वह धीरे धीरे विकसित होकर के क्या कहते हैं, आज एक धर्म इंस्टीट्यूशन बना. तो यह देखता है कि जो एथिक्स और मोरल जो चीजें हैं या गुडनेस का जो पैरामीटर है, उसमें इंस्टीट्यूशनलिज्म यानी कि इंस्टीट्यूशन किस ढंग से इन चीजों को लेता है, डिफाइन करता है, इलेबोरेट करता है, और वह इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है किसी मॉरल चीजों के पीछे. यदि ईमानदारी या कोई हम नैतिक वैल्यू करते हैं,
तो वह धर्म क्या कहता है, परिवार इंस्टीट्यूशन क्या कहता है, और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन उसको कैसे लेता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन करता है। इमोटिविज्म, इमोटिविज्म हमेशा से इमोशन को बल देता है, ये इसका भी अध्ययन करता है। ह्यूमन इमोशन जो है, 3-4 मेजर इमोशन है, जिसमें आता है लव, प्रेम जिसको हम कहें, फियर, फियर भी एक इमोशन है, एंगर, क्रोध भी एक इमोशन है। तो जो मानव में जो इमोशन जो है, उन चीजों का भी यह विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, और कहीं ना कहीं से जो नैतिक और चीजें जो होती हैं, हम हर एक धर्म कहता है कि मानव मानव से प्रेम कर, मानवीय प्रेम की बात करते हैं। हम क्रोध की बात करते हैं तो एक निगेटिव इमोशन आता है, डर की बात करते हैं तो निगेटिव इमोशन आता है। तो एक एथिक्स और मोरालिटी का ह्यूमन इमोशन से क्या रिलेशनशिप है। फिर है प्रेस्क्रिप्टिविज्म। प्रेस्क्रिप्टिविज्म का मतलब इट रिफर्स टू कि ये किसी चीज को निर्गत करने की तरीका होता है, यानी कि ये संविधान से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। उन चीजों पे यह किस तरह से नैतिकता एक लॉ के रूप में बनता है, या लॉ मोरालिटी को डिसाइड करता है, कि लॉ के माध्यम से सर्टेन मोरालिटी वी इंश्योर इन सोसाइटी बाय प्रेस्क्रिप्टिव मेजर्स। लॉ बनाते हैं कि हम कहते हैं, देखो जो लिखा रहता है, कई बार कोड ऑफ कंडक्ट में लाते हैं, संविधान में लाते हैं, कानून बना के उसको लागू करवाते हैं, ये मोरालिटी आपको लागू करना है, यहाँ नहीं थूकें, महिला का सम्मान करें, कि नहीं, और कई सारे उसको स्ट्रिक्ट मेजर बना करके। तो दिस इज कॉल्ड प्रेस्क्रिप्टिविज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। अब संविधान में जो कहता है कि नहीं छुआछूत नहीं करें, ये प्रेस्क्रिप्टिविज्म है, कि सोसाइटी कानून बना के प्रिस्क्राइब करता है कि ये इमोरल है, ये अनैतिक है, आप छुआछूत नहीं करें लोगों के साथ। इसीलिए अब और दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स, ये नॉर्मेटिव एथिक्स जो है बेसिकली ये रूल्स बेस्ड होते हैं। रूल्स बेस्ड यानी कि लॉ पे बेस्ड होता है, मे बी द ये सोशल नॉर्म्स हो सकता है, सोशल नॉर्म्स के साथ साथ इसके जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हो सकते हैं। इसमें आ जाते हैं वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स ऑफ सोक्रेट्स, एरिस्टोटल एंड प्लेटो। सोक्रेट, एरिस्टोटल और प्लेटो, ये जो तीन हैं, इसी के अंदर में आ जाएगा। इन्होंने ये वर्च्यू एथिक्स दिया, मतलब जो मैं बताया कि एरिस्टोटल ने कहा ए वर्चुअस पर्सन इज एन एथिकल पर्सन। देखो 2 मिनट में लिंक फेल हो जाएगी, तो यू विल बी स्टे कनेक्टेड, ठीक है? हेलो? यस सर। तो Yes, sir. वर्च्यू एथिक्स का जैसे सुकरात ने कहा नॉलेज इज वर्च्यू, और एरिस्टोटल ने कहा ए वर्चुअस पर्सन इज एन एथिकल पर्सन। दोनों को कनेक्ट करो। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। यानी कि वर्च्यू यदि है तो वर्च्यू के आधार पे उन चीजों का ये अध्ययन करता है, उस हिसाब से ये देखता है। वर्च्यू एथिक्स का ये विश्लेषण करता है, नॉर्मेटिव एथिक्स, कि वर्च्यू के नॉर्म्स क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वर्च्यू क्या है, कैरेक्टर क्या है, लाइक दैट। फिर यह कॉन्सिक्वेंशियलिज्म यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म की बात करता है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कह लो या यूटिलिटेरियनिज्म, एक ही बात हुई। रिजल्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की परिणाम हेडोनिज्म। हेडोनिज्म इसको बोलते हैं सुखवाद। हेडोनिज्म को हिंदी बोलते हैं रवि। जी सर। हाँ, तुम्हारा सेक्शन। हेडोनिज्म का होता है सुखवाद, एथिकल इगोइज्म एंड एथिकल अल्ट्रुइज्म। ये जो कॉन्सेप्ट है हेडोनिज्म की सुख, आदमी सुख के पीछे, प्लेजर के पीछे, इन चीजों के पीछे कैसे भागता है, ये सब इसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं, परिणाम मूलक में। लिबर्टीइज्म कि आदमी को लिबर्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी कितना हद तक मिलना चाहिए, लिबर्टी क्यों नहीं मिलना चाहिए। आज हम लिबर्टी और जो फ्रांस की क्रांति के बाद जो चीजें आया, वेलफेयरिज्म यानी कि जो लोक कल्याण की जो बात होता है, उन सब चीजों का अध्ययन करता है। एंड सिचुएशनल एथिक्स, जो परिस्थिति, किस परिस्थिति में कौन सा व्यक्ति किस तरह से काम किया। तो एक तरह का ये भी बड़ी प्रैक्टिकल है, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल मतलब हम सिचुएशन ऐसा था, परिस्थिति ऐसा था, इसलिए उसको देखते हुए, परिणाम को देखते हुए ऐसा निर्णय लेना, टू ए ग्रेट एक्सटेंट इट कैन आल्सो बी जस्टिफाइड। सो इस नॉर्मेटिव एथिक्स
फॉल्स, इसके दो ये डायमेंशंस हैं। डिओंटोलॉजी, डिओंटोलॉजी जॉन रॉल्स एंड थॉमस हॉब्स, जॉन हॉब्स ये कॉन्टेरियनिज्म एंड नेचुरल राइट थ्योरी फॉर्म्स अक्विना एंड जॉन लॉक। कांटियन फिलॉसफी कांटियन से लिया गया है। तो इन्होंने डिओंटोलॉजी जो मैं बताया उसी से रिलेटेड ये थिंकर्स हैं। इट फोकस ऑन व्हाट शुड वन डू एंड हाउ वन शुड एक्ट, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। ये डिओंटोलॉजिकल जो